we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी जस्टिस यशवंत वर्मा पे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा आजकल सरकारी आवास में भारी मात्रा में नकदी मिलने के आरोपों का सामना कर रहे हैं और उन्होंने अब राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज उनके मामले की सुनवाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उनके ऊपर इतने ज्यादा कड़े सवालों की बौछार कर दी कि उनकी जस्टिस वर्मा की पैरोकारी कर रहे देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल साहब भी कई बार बैकफुट पर नजर आए। तो आज मेरी चर्चा का विषय यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे क्या सवाल दागे जिससे जस्टिस वर्मा के वकील को बैकफुट पर आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ। तो आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे जस्टिस वर्मा के केस पर। जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके जो आंतरिक जांच कमेटी है जिसमें उनको दोषी ठहराया गया और आंतरिक जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को पद पर रहने लायक नहीं माना है, यानी उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की है। इसी को जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल करके चुनौती दी है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। आपको मालूम ही होगा, हमने 2 दिन पहले भी आपके साथ चर्चा की थी और उसमें बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उनके ऊपर सवालों की बौछार कर दी थी। लेकिन जब आज सुनवाई हुई तो आज कपिल सिब्बल साहब जो जस्टिस वर्मा की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने काफी तैयारी करके वो आज आए थे और उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो कोर्ट के सारे सवालों का जवाब दें, लेकिन कोर्ट के सवाल थे जो इतने तीखे थे कि जिसके कारण सिब्बल साहब को भी कई बार बैकफुट पर आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में जब कपिल सिब्बल ने ये कहा कि आंतरिक जांच कमेटी की हम जो प्रक्रिया है, जो 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक जांच कमेटी की प्रक्रिया अपनाई है, मैं यहीं पर आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो 1999 में प्रक्रिया अपनाई थी वो ये थी कि अगर किसी न्यायाधीश पर किसी तरह के आरोप लगते हैं कदाचार के, तो उसकी जांच के लिए इन हाउस प्रोसीजर एक तैयार किया गया था, जिसमें 3 न्यायाधीशों की कमेटी बनाई जाती है। वो आंतरिक जांच कमेटी होती है, वो सबसे बात करती है, सबके बयान लेती है, फिर अपनी एक रिपोर्ट देती है और उस रिपोर्ट के आधार पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अपनी सिफारिश करते हैं या उस न्यायाधीश से न्यायिक कार्य वापस लिया जाता है या जो भी कार्रवाई करनी होती है, वो चाहे अनुशासनात्मक हो या रिकमेंडेशन हो कि लास्ट में अगर गंभीर मिसकंडक्ट पाया जाता है उस रिपोर्ट में तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस न्यायाधीश को पद से हटाने की सिफारिश भी कर सकते हैं। तो ये एक आंतरिक जांच प्रक्रिया है। आंतरिक जांच प्रक्रिया जो है जिसे जस्टिस वर्मा ने, क्योंकि उन्हें इस प्रक्रिया में दोषी ठहराया गया है, तो उन्होंने इसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और दूसरी चुनौती उन्होंने इसको दी है कि जो आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट आई उसके आधार पर तत्कालीन चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को वो रिपोर्ट भेजी और साथ में जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की सिफारिश की। तो आज कपिल सिब्बल साहब का ये कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का उस आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जस्टिस वर्मा को पद के से हटाने की सिफारिश करना जो है वो असंवैधानिक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसी सिफारिश नहीं कर सकते क्योंकि आंतरिक जांच कमेटी का कोई महत्व नहीं है, उस रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं है और किसी भी न्यायाधीश को, यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सिर्फ संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के तहत ही हटाया जा सकता है। ये आज कपिल सिब्बल की दलीलें थी जस्टिस वर्मा के पक्ष में। और इस पर जो जवाब दिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने उन पे बौछार की, वो बहुत कड़े सवाल थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीधा दो टूक कहा सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी और जस्टिस दीपांकर दत्ता काफी वोकल थे। जस्टिस दत्ता ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है जो सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राष्ट्र के प्रति भी कर्तव्य होता है, उसके प्रति भी जिम्मेदारी है। और अगर उनको ये पता चलता है कि जो न्यायाधीश है वो कदाचार का दोषी है, उसने कदाचार किया है, तो निश्चित तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसे पद से हटाने की सिफारिश कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। आप ये बताइए कि इसमें, इस प्रक्रिया में, इसमें क्या उल्लंघन किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायपालिका के मुखिया हैं, वो समाज में भी एक संदेश जाता है और वो ऐसी सिफारिश कर सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। ये दो टूक कह दिया जस्टिस दीपांकर दत्ता ने। और इस बात का जो सीधा सीधा था, इसका कोई जवाब नहीं देते बना कपिल सिब्बल साहब को। जब जस्टिस दत्ता ने कहा कि वो अगर उनको मिसकंडक्ट मिलता है तो वो रिपोर्ट में पाया जाता है तो वो सिफारिश कर सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो ऐसे एक ही सवाल नहीं था, उन्होंने ये भी पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से कि आप इतनी देर में क्यों आए सुप्रीम कोर्ट। अगर आपको आंतरिक जांच कमेटी की प्रक्रिया पर ही पूरा सवाल उठा रहे थे तो आप पहले याचिका दाखिल करते, आप तो पहले कमेटी के सामने पेश हो गए। और ये एक निर्धारित व्यवस्था है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रक्रिया में शामिल हो जाता है तो बाद में वो व्यक्ति उसी प्रक्रिया को अदालत में चुनौती नहीं दे सकता। तो फिर अब आप इस प्रक्रिया को, जो आंतरिक जांच प्रक्रिया है जिसमें आप शामिल हुए, जिसमें आपने अपना पक्ष रखा, उसे अब आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि हम अब इसलिए आए हैं कि पहले हम प्रक्रिया में ये सोच करके शामिल हो गए जांच कमेटी के सामने कि जो जांच कमेटी है वो इस बात का पता लगा लेगी कि वो पैसा किसका था, वो पैसा कहां से आया। यहां बात उस पैसे की हो रही है जो 14 मार्च की रात में जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लगने पर उनके घर में स्थित एक स्टोर रूम में मिला था। भारी मात्रा में कैश मिला था और उसके नोट जले हुए मिले थे। उसका वीडियो और फोटोग्राफ सब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया था। यह मामला वही था और उसी की आंतरिक कमेटी ने जांच की थी जिसमें जस्टिस वर्मा को गंभीर मिसकंडक्ट यानी गंभीर कदाचार का दोषी माना और यह भी कहा कि जस्टिस वर्मा पद पर बने रहने लायक नहीं है। और इसी के आधार पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो उस समय संजीव खन्ना साहब थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज करके जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की सिफारिश की थी। और यही सारा मसला यहाँ पर है। तो कपिल सिब्बल का कहना था कि वो इसलिए कमेटी के सामने पेश हुए कि उन्हें लगा कि कमेटी ये पता लगा लेगी कि वो पैसा किसका था, कहां से आया। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने उनसे सीधा सवाल किया। जस्टिस दत्ता ने कहा कि आप यहां बार बार कह रहे हैं कि कमेटी की जो रिपोर्ट है उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन ये कमेटी की जांच का दायरा ही नहीं था कि वो ये जांच करती कि वो पैसा कहां से आया। जस्टिस दत्ता ने कहा कपिल सिब्बल से कि आपने देखा है कमेटी ने सिर्फ 3 पॉइंट पर जांच की है, उन 3 पॉइंट में ये पॉइंट तो है ही नहीं कि वो ये पता लगाती कि वो पैसा कहां से आया। तो ये बात तो तर्कीन है कि पैसा कहां से आया ये पता कर लेगी, तब हम उसको चैलेंज करते उसकी रिपोर्ट को या कमेटी की प्रक्रिया को। तो इसके बाद दूसरा तर्क दिया कपिल सिब्बल ने कहा कि वो क्या उसको चुनौती देते, जैसे ही ये चीज सामने आई, आग लगी, तो इस पूरी प्रक्रिया यानी आंतरिक जांच प्रक्रिया की शुरुआत कहां से आई। आंतरिक जांच प्रक्रिया की शुरुआत तो उनके खिलाफ तब हुई जब दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जो तत्कालीन चीफ जस्टिस थे, उन्होंने रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजी, वहीं से हुई। और उसके बाद ही जो वीडियो थे वो तो सब सार्वजनिक हो गए क्योंकि वेबसाइट पर डाल दिए गए। तो फिर वो तो बदनाम हो चुके थे इसके कारण। ये कपिल सिब्बल ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा तो उसके कारण बदनाम हो गए, मीडिया में सब जगह आ गया, तो वो कैसे इसको चैलेंज करते। लेकिन जस्टिस दीपांकर दत्ता जो सुनवाई कर रही थी पीठ, उस पीठ ने कहा कपिल सिब्बल से कि जब आप ये कह रहे हैं कि आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ, ये पूरी प्रक्रिया गलत है और आप आज रिट पिटीशन दाखिल कर रहे हैं, ये तो आप तभी भी दाखिल कर सकते थे और आपको तभी आना चाहिए था। अब आने का क्या मतलब रह गया। अब तो जो पार्लियामेंट है उसके सामने चीजें हैं, पार्लियामेंट देखेगी। पार्लियामेंट एक स्वायत्त संस्था है, वो स्वतंत्र है, वो वैसे भी चीफ जस्टिस की सिफारिश से बंधी नहीं है। उन्होंने ये भी पूछा कि आप ही बता दीजिए कि चीफ जस्टिस ने जो सिफारिश की है क्या वो संसद पर बाध्यकारी है।
और अगर उनकी सिफारिश संसद पर बाध्यकारी ही नहीं है, संसद इंडिपेंडेंट है, संसद में मोशन अगर आ रहा है, संसद चाहेगी तो प्रस्ताव महाभियोग का चलाएगी, तो संसद तो इस पर ध्यान ही नहीं देगी, ना ही ये रिपोर्ट कोई वहां साक्ष्य का मायने रखती है। तो फिर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, इसका कोई मतलब ही नहीं, ये तो प्रारंभिक जांच है। तो कपिल सिब्बल ने कहा लेकिन ये प्रारंभिक जांच में उनको हटाने की सिफारिश कैसे की जा सकती है, जब उनको न जिरह का मौका दिया गया, ना यहाँ पर साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, तो उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें हटाने की सिफारिश कैसे की जा सकती है। जब कपिल सिब्बल ने ये दलीलें दी तो सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ थी, उन्होंने कपिल सिब्बल से कहा कि अच्छा आप जरा जजेस प्रोटेक्शन एक्ट देखिए, जजेस प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 3 सब धारा जिसको बोलते हैं सब क्लॉज उपधारा 2 देखिए आप, जिसमें यह कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट को अगर ये पता चलता है कि किसी जज के खिलाफ कोई उसके आचरण में कोई कमी पाई जाती है तो वो कार्रवाई कर सकते हैं। तो उस कार्रवाई में तो इंटरनल जांच प्रक्रिया भी आती है, आंतरिक जांच प्रक्रिया आती है, तो उसके तहत की गई है कार्रवाई और इसमें कुछ भी कमी नहीं है। दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप यहां आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती दे रहे हैं। पिछले 30 साल से ये व्यवस्था कायम है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किया है कि अगर किसी न्यायाधीश पे कोई आरोप लगते हैं तो आंतरिक जांच कमेटी उसकी जांच करती है और उसी के आधार पर आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निर्णय लेते हैं कि उस न्यायाधीश का न्यायिक कार्य वापस लिया जाए या उसका ट्रांसफर किया जाए या फिर कुछ भी है वो उसी के आधार पर होती है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के 3 बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं जिसमें इस प्रक्रिया को सही ठहराया गया है। तो अब आप इसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं? अगर आप वो 3 फैसले देख लें, एक उन्होंने नायर का मामला का फैसला बताया, एक जस्टिस दिनाकरन के मामले का फैसला बताया, एक मध्य प्रदेश का केस था उसमें वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि अगर ये 3 फैसले देख लिए जाएं तो फिर तो आपका केस ही खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद जब कपिल सिब्बल ने आगे बहस करनी चाहिए, अपनी दलीलें रखनी चाहिए कि ये उनका संवैधानिक अधिकार है और उनको तो सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत ही पद से हटाया जा सकता है और वो भी सिर्फ संसद कर सकती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसकी रिकमेंडेशन नहीं कर सकते, तो भी जस्टिस दीपांकर दत्ता ने उन पर सवालों की झड़ी लगा दी। जस्टिस दत्ता ने कहा कि सबसे पहली बात तो यह है कि आप एक न्यायाधीश हैं। उन्होंने मतलब जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए कहा कि आप एक न्यायाधीश हैं, आप संविधान और कानून की रक्षा की शपथ लेते हैं, आप यहां पर कानून को ही चुनौती देने आ गए हैं। दूसरी चीज, हर न्यायाधीश को मालूम होता है कि उसको कैसा आचरण करना है, ये सारी चीजें हम सब न्यायाधीशों को मालूम है। तो इसमें अब आप ये नहीं कह सकते कि आपको ये बात नहीं मालूम थी, आपको वो बात नहीं मालूम थी या आंतरिक जांच कमेटी की बात नहीं मालूम थी। ये सभी न्यायाधीशों को मालूम होती है और आपको मालूम थी। और जो यहाँ पर कानून भी है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी हैं और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अनुच्छेद 141 में लॉ होता है, लॉ ऑफ द लैंड है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसलों में व्यवस्था तय की है वो आज का कानून है, इसलिए इस मामले में कुछ भी गलत नहीं हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से जस्टिस वर्मा के वकील पर एक तरीके से हावी दिखाई दिया और जिस तरीके से उन्होंने सवालों की बौछार की, वो आज प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में देखने लायक थी। बल्कि कपिल सिब्बल ने एक बार कहा भी इस चीज पर, तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि ऐसा भी हो सकता था कि कोर्ट आपको चुपचाप सुनती, आप अपनी दलीलें रखते और हम बाद में अपना फैसला सुना देते, लेकिन इसमें शायद पूरा न्याय नहीं होता, इसलिए हम भी वोकल हैं, हम भी आपसे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और आप अपनी बात रखिए। हालांकि कपिल सिब्बल ने सिलसिलेवार अपनी सारी बातें रखी। उन्होंने कहा कि वो जांच कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती नहीं दे रहे हैं, उनकी चुनौती सिर्फ इस पर है कि रिपोर्ट में जो उनको हटाने की सिफारिश की गई है, क्योंकि हटाने की सिफारिश रिपोर्ट नहीं कर सकती, वो असंवैधानिक है। हटाया जाना किसी न्यायाधीश का सिर्फ संविधान में तय प्रक्रिया से हो सकता है। दूसरी चीज उन्होंने कही कि उनका जो ट्रांसफर किया गया है,
हम आपको बता दें कि जब जस्टिस वर्मा पर आरोप लगे उस समय वो दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे और आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उनका ट्रांसफर जो था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया। तो आज कपिल सिब्बल ने कहा कि वो अपने ट्रांसफर को भी चुनौती नहीं दे रहे हैं, उसके खिलाफ भी यहां पर नहीं आए हैं। उनका सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक तो कमेटी का ये रिकमेंडेशन कि उन्हें पद से हटाया जाए और दूसरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो रिकमेंडेशन है सरकार को भेजी गई है कि उनको पद से हटाया जाए। हम इन सिफारिशों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये असंवैधानिक है। हालांकि कोर्ट किसी तरह उनकी इन दलीलों से सहमत नहीं नजर आया, लेकिन कोर्ट ने उनकी पूरी दलीलें सुनी और अपना फैसला आज उनकी याचिका पर, जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि जो भी ये चीजें हैं इसका संसद में चल रही प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है, संसद स्वतंत्र है और संसद अपना काम करेगी। और एक बात और सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर दोहराई, जो 2 दिन पहले हुई थी सुनवाई, उसमें भी कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल को याद दिलाया और कहा कि आपको याद होगा पिछली सुनवाई में मैंने आपसे एक सवाल किया था कि अगर एक नागरिक, देश का कोई एक नागरिक जो संसद में लोकसभा अध्यक्ष को या राज्यसभा अध्यक्ष को, लोकसभा के स्पीकर को और राज्यसभा के अध्यक्ष को कोई जो पब्लिक डोमेन में चीजें हैं किसी न्यायाधीश पर आरोपों की, वो भेजता है और कार्रवाई के लिए कहता है और उस पर अगर संसद कोई कार्रवाई नहीं करती है या वहां बैठे सांसद कोई संज्ञान नहीं लेते हैं तो क्या होगा? क्या होगा उसमें? तो ये कपिल सिब्बल बोले कि कुछ नहीं होगा अगर वो नहीं संज्ञान ले रही। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब यहाँ न्यायपालिका ने एक अपनी आंतरिक व्यवस्था बनाई है। अगर किसी न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत आती है तो उस पर ये जांच की एक व्यवस्था है, आंतरिक व्यवस्था है और ये 30 साल से इस्टेब्लिश व्यवस्था है। इसमें अगर वो दोषी पाया जाता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पूरा अख्तियार है कि वो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। और यहां तक कि अगर उनको लगता है कि वो न्यायाधीश मिसकंडक्ट का दोषी है तो वो निश्चित तौर पर उसे पद से हटाने की सिफारिश भी कर सकते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के वकील को बता दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायपालिका के मुखिया हैं, उनका राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति भी कोई कर्तव्य है और वो ऐसी सिफारिश निश्चित तौर पर कर सकते हैं। और बहुत बार ये ऐसा समाज में संदेश देने के लिए भी किया जाता है न्यायपालिका के लिए। तो ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं ये सिर्फ जस्टिस वर्मा के लिए नहीं है, ये पूरे देश को एक मैसेज दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि न्यायपालिका इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियम कानूनों के तहत और अपनी तय प्रक्रिया के तहत इस तरह की कार्यवाही कर सकते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व रख लिया है, देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट क्या देता है। लेकिन आज जो सुनवाई हुई और उसमें जिस तरीके से सवाल जवाब किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उससे जरूर आज जस्टिस वर्मा के वकील थोड़े परेशान और बैकफुट पर नजर आए। तो आज बस इतना ही, फिर कुछ इस मामले में खास होगा तो मैं जरूर उससे आपको अवगत कराऊंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।